हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक नया नई सीरीज तो हम शुरू कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम कर रहे हैं लगातार आप लोग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तरफ मैं यूपीएससी के ज्योग्राफी के पेपर को कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लेके एक शॉर्ट नोट्स बनाए जा रहे हैं। अब बेसिकली हम एक नई इनिशिएटिव की तरफ बढ़े, नॉट लाइक अ इनिशिएटिव बट इट इज़ अ कंपल्सरी फॉर आवर एग्जाम। एंड वो कंपल्सन टॉपिक है हमारा, वी नीड टू फोकस ऑन द करंट अफेयर्स एवरी टाइम वेन एवर देर इज मेजर बिग न्यूज। तो उसके तो एक शॉर्ट वीडियोस बनानी ही बनानी है हमने। बट व्हाट आई एम प्लानिंग हेयर कि हम क्या करें, जो पूरे मंथ का कंपाइलेशन होता है जिसके अंदर हम बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20-30 न्यूज है वो हम डिस्कस करें इस क्लास में। उसके साथ साथ एक और चीज मैंने सोची है कि हम क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मई को कंसीडर करते हैं कि हमारे पास मई का अपकमिंग वीक है, बिकॉज इट्स 30th ऑफ अप्रैल, तो आज अप्रैल पूरा खत्म हो जाएगा। अब अगर हम मई की बात करें तो मई में हमारे पास 4 वीक होने वाले हैं। वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वी हैव वीक 4। अब क्या प्लान है कि देखो, वीक 1 का जो पर्टिकुलर हमारा संडे होगा उस संडे को मैं एक वीकली करंट अफेयर वीडियो को अपलोड करूंगा वीकली। सेम सेकेंड वीक में ऐसा आएगा, सेम थर्ड वीक में ऐसा आएगा एंड सेम फोर्थ वीक में ऐसा आएगा। फिर मंथ के एंड में जो लास्ट 30th या 31st में होगा, उस दिन हम कलेक्टिवली जो ये 4 वीक्स में हमने उसको डिस्कस किया है उनको एक सिंगल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे विद सम सर्टेन एमसीक्यूज, सो दैट आपका मंथली जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट होता रहे फॉर एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, वेदर यू आर बीटिंग दिस ईयर एसएससी, या फिर आप यूपीएससी किसी एग्जाम को देखने वाले हो, या फिर अगर आप बैंकिंग के आईबीपीएस के किसी एग्जाम को देखने वाले हो, एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का है, दिस करंट अफेयर इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो हम सारे सेगमेंट को उस तरीके से ही कंप्लीट करेंगे ताकि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाए। अब डिले नहीं करके हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली है, अब आगे बढ़ते हुए अपने न्यूज को डिस्कस करते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन गेट दी पीडीएफ्स ऑल्सो। अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी पहली न्यूज, लेट्स डिस्कस दिस। अब न्यूज क्या कह रहा है, और अब देखो न्यूज के थ्रू हमको स्टैटिक भी कंप्लीट करना है ताकि हम अपना वनडे एग्जाम भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। क्या न्यूज कह रही है, इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ 2025, जो भारत की रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ है 2025 के लिए जो भी हमने ग्रोथ किया था, तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है IRENA। कौन सा है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी, एनर्जी एजेंसी, IRENA। अब इस IRENA ने ये बेसिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि इंडिया ने 2025 के अंदर अपनी पूरी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कुछ डेवलपमेंट करके उसको बढ़ाया है। अब ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे टॉपिक से करंट अफेयर बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, इसको बहुत इजी बनाने का तरीका कर देखो। एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये एजेंसी कब बनाई गई, दिस एजेंसी वाज बेसिकली ऑपरेशनलाइज इन 2009, 2009 में इसको फॉर्म किया गया। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर का है, हेडक्वार्टर इज मजदार सिटी, यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, देयर आर 169 कंट्रीज आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर एजेंसी एज एन मेंबर्स। अब इस एजेंसी ने क्या बोला है, देखो क्या कह रहे हैं, दैट इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल मार्केट ग्लोबली इन 2025, अ मेजर माइलस्टोन। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी क्या बन चुका है, रिन्यूएबल, जिसे अपन कहते हैं नवीनकरणीय ऊर्जा का बहुत बड़ा एक सेंटर बन चुका है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंडिया एडेड 45 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी इन 2025। इंडिया ने 2025 में अपनी टोटल एनर्जी कैपेसिटी में 45 गीगावाट जो एनर्जी है उसको कैसे किया है भाई, रिन्यूएबल कैपेसिटी से बिल्डअप करने की कोशिश करी है। मेजरली किन दो सोर्सेस से, मेजरली हमने दो जो एनर्जी प्रोड्यूस करी है, दैट इज फ्रॉम द सोलर एंड द विंड, सोलर एंड विंड एनर्जी से। अब इसको एजेंट समझेंगे, जो हाईलाइट है भाई देखो, हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी बढ़ चुकी है भाई, हमारी 250.5 गीगावाट इन 2025, 2023 में हम इतने नंबर पे थे, इसमें हमने ऐड किया है विद द हेल्प ऑफ दिस सोलर एंड द विंड एनर्जी। अब सोलर एनर्जी जो मेन ड्राइवर है उसने लगभग लगभग 37 गीगावाट जो एनर्जी है उसे कंट्रीब्यूट किया है। एज वी यूज, जैसे हमको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक मिशन शुरू किया था, उस मिशन के अंदर जो सोलर प्लांटेशन है उसको बहुत कॉमन बनाया गया था।
ही ऑल्सो प्लान फॉर वन नेशन वन ग्रिड, ठीक है, वन सिस्टम की बात भी करी थी उन्होंने। अब चाइना के बाद इंडिया बिकम द सेकंड इन द सोलर एक्सपेंशन। तो अब ये बात हमें याद रखनी है, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इफ यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ नो मेंस एग्जाम और ऑल, एट दैट पॉइंट यू कैन कोट दैट पर्टिकुलर डेटा कि दिस पर्टिकुलर ईयर हम कैसे शिफ्ट हुए हैं। वी हैव टू अचीव आवर नेट जीरो टारगेट बाय 2070, तो उसको अचीव हम किस तरीके से कर सकते हैं, यू कैन हाईलाइट दिस पॉइंट आल्सो। फॉर वनडे एग्जाम्स सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है विच कंट्री बिकम द थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट ग्लोबली, आंसर क्या बन जाएगा आपका, इंडिया। अकॉर्डिंग टू विच इंस्टीट्यूशन, किसने कहा ऐसे, इसने कहा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने ऐसा कहा। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ IRENA, सर इट्स आबू धाबी। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, देयर इज 169 मेंबर्स। हमको ये सारी बातें भी याद रहेंगी। इंडिया की टोटल एनर्जी कैपेसिटी कितनी हो चुकी है, इट इज 250.5 गीगावाट इन 2025। जो मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए वो कौन है आपका, सोलर एनर्जी। इन 2025 हाउ मेनी गीगावाट एडेड बाय द सोलर एनर्जी, इट इज 37 गीगावाट व्हिच इज एडेड बाय द सोलर एनर्जी इन आवर टोटल एनर्जी कैपेसिटी। ये इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब इस न्यूज से आपको इतनी बातें ही मेजरली पढ़नी है। अगली न्यूज को देखते हैं। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंटरेस्टिंग पैरामीटर, देखें ये भी बहुत जरूरी न्यूज में था। क्वेश्चन क्या है देखो, मतलब न्यूज क्या है, इंडिया जस्ट कंप्लीटेड द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। अब जाहिर सी बात है, पहले इस नक्शे को देखो। हमें पता है कि जो मालगाड़ियां होती हैं, फ्राइट ट्रेन्स होती हैं, दे आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन और समटाइम एक्ट एज एन बैकबोन फॉर इकोनॉमी। हमारी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है ट्रांसपोर्टेशन। उस ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए इंडिया पहले ही एक कॉरिडोर बना चुका था विच इज बेसिकली कॉल्ड एज ईस्टर्न कॉरिडोर। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो था, इट इज बिगिनिंग फ्रॉम लुधियाना, और लुधियाना से करते 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 ये पहुंचता था दानकुनी, ठीक है, दानकुनी इज इन वेस्ट बंगाल। जो टोटल ये पूरा फ्राइट कॉरिडोर था विच इज 1839 किलोमीटर के आसपास, ये हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक नया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर लॉन्च किया है, बना दिया है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। अब जो ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट वो है हमारा फ्राइट कॉरिडोर है, ये बेसिकली रेवाड़ी से शुरू होता है, लेकिन इसका एक एक्सटेंशन जो यूपी में दादरी है वहां से कनेक्ट करते हुए ये से जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो दादरी से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है, दैट्स इज कॉल्ड एज वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर। तो जो ये वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है कितने किलोमीटर का, टोटल 1506 किलोमीटर जितना लंबा ये डेडिकेटेड कॉरिडोर होने वाला है। इट इज गोइंग टू कवर बेसिकली कनेक्ट यूपी दादरी टू महाराष्ट्र। इन बिटवीन स्टेट देयर विल बी हरियाणा, ठीक है, देयर विल बी राजस्थान, देयर विल बी गुजरात एंड देयर विल बी महाराष्ट्र। इन सब स्टेट से हम कनेक्ट करते हुए महाराष्ट्र पहुंचेंगे, वहां पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से हम कनेक्ट करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस यूनियन बजट 2026-27 में द ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी ने यह भी अनाउंस किया दैट वी आर आल्सो फोकसिंग टू क्रिएट वन मोर डेडिकेटेड कॉरिडोर। और जो ये वन मोर डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा, ये दानकुनी से कहानी शुरू करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे हम सूरत तक, एंड विच विल बी अराउंड 2200 के आसपास जो किलोमीटर है, इतना कवर होगा इस कॉरिडोर से। इट मींस अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन कैन बी हियर लाइक दिस कि रिसेंटली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर वाज कंप्लीटेड। पहले लेंथ पूछ सकता है, कहां से कहां कनेक्ट हो रहा है, किन राज्यों से गुजर रहा है वो आपका, कौन से पोर्ट से कनेक्ट हो रहा है। मुंद्रा पोर्ट दे देगा आपका, दीनदयाल पोर्ट डाल देगा आपको, कामराज पोर्ट डाल देगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डाल देगा। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है। इससे पहले जो कॉरिडोर था ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, वो लुधियाना से लेके दानकुनी वेस्ट बंगाल तक जा रहा है। हालांकि उससे छोटा ही है, लेकिन हाँ मानते कंसीडर कर रहे हैं उसको। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली प्लान किया दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो going to set up one more corridor which is going to start from the Surat to the Dankuni West Bengal, around 2200 किलोमीटर के आसपास का एक कॉरिडोर होने वाला है। अब इस पूरी न्यूज में आपको जो बातें जाननी थी मैंने आपको समझा दी हैं, इनको आप एक बार पढ़ लेना पीडीएफ के थ्रू, सो दैट यू हैव जस्ट एन आइडिया कि भाई हाँ अप्रैल के महीने में कुछ और ये 2-3 बातें हमें अपने नोट्स में ऐड कर लेनी चाहिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कर लेना चाहिए। लेट्स मूव नेक्स्ट। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा पॉलिटिकल एंगल पे चीज चलती हैं, दैट्स व्हाई देयर आर टू पर्सनालिटीज, दोनों अलग अलग न्यूज हैं, इनको एक साथ इंटरलिंक नहीं करना आप लोगों ने। बट येट पहला क्या है, मेनका गुरुस्वामी टेक ओथ बिकम्स इंडिया फर्स्ट ओपनली क्वीर एमपी। अब बहुत इंटरेस्टिंग सी बात रखना कि जो मेनका है, गांधी निकलने वाला था, मेनका गुरुस्वामी जो है वो बनती है इंडिया फर्स्ट ओपनली क्वीर LGBTQ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब जो मेनका गांधी है वो भारत की पहली खुली LGBTQ सांसद बनी है इन दी राज्यसभा के अंदर। ये अब
वन लाइनर है, याद करके आगे बढ़ जाएंगे। इन दी एंड आई हैव नियर अबाउट 70 वन लाइनर्स। तो जो मेरे बच्चे एसएससी वाले हैं, सीजीएल वाले हैं, एमटीएस वाले हैं, सीडीएस वाले हैं, जिनको वन लाइनर पढ़ना होता है, एंड में वन लाइनर है, आप बस उनको पढ़ लीजिएगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। दूसरा, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आपने कमेंट करना है दैट हु इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनके ऊपर इंपीचमेंट मोशन लाया गया कि इनको भाई इनके पद से हटाया जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको उसके पोस्ट से हटाने के लिए हमें कुछ ग्राउंड प्रूफ करने पड़ेंगे, जैसे कि मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी पे बैठा हुआ है वो। आर्टिकल 325 का जो 324 का जो क्लॉज 5 है वो कहता है कि भाई अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ सॉरी हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर के चीफ हैं इनको हटाना है तो ये उसी प्रोसेस से हटेंगे जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है, ओनली लाइक अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर पोजीशन इन इंडिया, उसी पोजीशन को कैसे हम देखते हैं कि वो कैसे उस पोजीशन पे लोगों को इम्पीच किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सिंपल कहूं कि अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं और आपको इम्पीच करना है मैंने, तो आपके इम्पीचमेंट के लिए पहली चीज तो याद रखना पड़ेगा, यहां से कीवर्ड साथ में लेके चलेंगे, जिनको पता है इट्स गुड, जिनको नहीं पता प्लीज ऐड ऑन कर लेना, वरना आप स्किप कर देना तेजी से पढ़ के। अगर आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों की बात करूं, अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया में और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हमें उसके पोजीशन से हटाना है, तो सबसे पहले अगर लोकसभा के अंदर बात होती है तो 100 मेंबर्स का एक कलेक्टिव मोशन जाएगा, कलेक्टिव नोटिस जाएगा, मतलब एटलीस्ट 100 मेंबर सपोर्ट करें लोकसभा में केवल इस बात को कहने के लिए कि हम एग्री करते हैं जो ग्राउंड्स हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाए गए हैं। सिमिलरली अगर बात राज्यसभा में कहनी है तो राज्यसभा में 50 मेंबर चाहिए। जब दोनों हाउसेस के अंदर 100 मेंबर ने इनिशिएट कर दिया या राज्यसभा में 50 मेंबर ने इनिशिएट कर दिया, व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये बस बात को कहने के लिए चाहिए इतने लोग। उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी के साथ वोट किया जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नोटिस जाएगा या फिर डॉक्यूमेंट जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाएंगे, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाता है। बट न्यूज क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट बेसिकली क्या लिखा हुआ है, द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इज बेसिकली टैकल बैक। इस पूरे विधान को हमने वापस ले लिया है, पार्लियामेंट ने कहा है कि भाई हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पोस्ट से नहीं हटाएंगे। ये बात तो हमें समझ आ जाती है। अब उसके बाद देखो आप देखो एक और पॉइंट समझना, जब आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हो तो इलेक्शन कमीशन के अंदर टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, उसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं एडिशनल कमिश्नर, जिनको खाली इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। इसको तो हटाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, इनको भी हटाया जाएगा विद द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा तो उसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल या पार्लियामेंट बोलेगा प्रेसिडेंट को, लेकिन जब इन दोनों को हटाना होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट को सलाह देता है कि मेरे जो 2 कमिश्नर हैं मुझे इन पे शायद भरोसा नहीं है, इन कैपेसिटी पे है, मिसबिहेवियर है, सही से काम नहीं कर रहे, तो इनको इनके पोजीशन से हटा दिया जाएगा। ये सारी बातें कौन सा आर्टिकल कह रहा है, दिस इज ऑल 324 क्लॉज 5 के अंदर ये सारी बातें कही गई हैं। ये बात वो क्लियर हो जाती है। अच्छा, फिर सवाल आता है कि सर अभी तो आप रिमूवल का बता रहे हो, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, व्हाट द प्रोसेस। तो भाई देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको अपॉइंट करेंगे, देयर इज नो एनी अदर अथॉरिटी टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द कमिश्नर। लेकिन एक तरीका क्या है, एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होगा होम मिनिस्टर, तीसरा होगा ओपोजिशन का लीडर। अगर आप नोट बना रहे हैं तो आप लिख लेना, मैं इसको कंप्लीटली नहीं लिखूंगा। ये 3 लोग मेजोरिटी से 2 और 1 के रेशियो से बोलते हैं, एक इंसान का नाम देते हैं टू द प्रेसिडेंट, और जिस इंसान का नाम एक कमेटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हीं को उठा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के पॉइंट पे अपॉइंट करेंगे। तो ये सारी बातें क्यों समझा रहा हूं, बिकॉज हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे ज्ञानेश कुमार, जो भी इनका नाम है, इनको हटाने की बात पार्लियामेंट के अंदर हुई, बट द बिल वाज not passed in the parliament, hence we have to understand each and everything regarding to the election commission and the commissioner, how they are appointed and how they are removed. अब आगे देखो, India withdraws its plan to host COP33 summit in 2028. याद है वैसे जो बच्चे करंट अफेयर कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि इट वाज अ ग्रेट न्यूज फॉर अस जब हमें पता लगा था कि भाई इंडिया इज गोइंग टू होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 33। अब आधे बच्चे तो इसी में पागल हो गए, भाई व्हाट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया सो यू गाइस कैन गेट अंडरस्टैंड इजीली। देखो,
जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ये समिट है उन देशों का जो देश अपने आप को UNFCCC का हिस्सा मानते हैं। अब सर ये UNFCCC क्या है, मैं समझाता हूं। फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो जो भी लोग इस पूरे एसोसिएशन का हिस्सा है UNFCCC के, वो लोग सालाना एक मीटिंग करते हैं क्लाइमेट को लेके। उसी मीटिंग को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उन्हीं मीटिंग को हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। अब क्या है, ये जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी ये हुई 1995 बर्लिन में। सबसे पहली बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो थी वो बर्लिन में लगाई गई 1995 में। लेकिन इससे पीछे कोई इतिहास है, कोई कुछ बैकग्राउंड है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बैकग्राउंड ऑल्सो। बैकग्राउंड ये रहा आपके लिए। तो बैकग्राउंड ये कहता है कि 1992 में एक समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर, जिसको अर्थ समिट के नाम से जाना गया। 1992 के इस समिट ने ये डिसाइड किया कि हम दुनिया में ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए एक काम करते हैं, क्यों ना फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। लेकिन शुरू शुरू में ये फ्रेमवर्क लीगल नहीं था, इट वाज नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द नेशंस जो इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन जब एनवायरनमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझा गया हमारी लाइफ के लिए, तब हमने क्या किया, क्योटो प्रोटोकॉल किया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3। उस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो भी बातें हम यहां कहते थे उनको लीगली बाइंडिंग बना दिया, और जो भी कंट्रीज इस पर्टिकुलर काउंसिल या उसका हिस्सा है UNFCCC का, उनका मेन काम क्या होता है कि जो भी गाइडलाइन इसने बनाई उसको फॉलो करना है, बिकॉज इट इज बाइंडिंग नाउ। फिर उसके बाद 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुआ। जो इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूं, इसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ग्लोबल टेम्परेचर है उसको किसी भी तरीके से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखेंगे, इससे ऊपर हम अपने ग्लोबल टेम्परेचर को होने नहीं दे सकते। अब उसी श्रृंखला में कई सारी कंट्रीज इनको होस्ट करती हैं। 2024 में बाकू अजरबैजान में इसको होस्ट किया गया। 25 के अंदर इसको बेलम ब्राजील में होस्ट किया गया, वो 30 वाला था। 31 वाला बेसिकली अनाटोलियन टर्की के अंदर होगा। 32 जो था वो डिसाइड होना था। 33 ये था कि भाई इंडिया होस्ट करेगा, बट इंडिया ने अपना नाम पीछे ले लिया कि इंडिया ने कहा भाई हम अब इसे होस्ट नहीं कर सकते। उम्मीद यह है कि इसको अब शायद साउथ कोरिया होस्ट करे, बट वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बट COP 33 इन 2028 जो इंडिया होस्ट करने वाला था, इंडिया ने अपना नाम विड्रॉल कर लिया, दैट हम उसे होस्ट नहीं कर सकते। कारण कुछ भी हो सकते हैं, ये हमारी न्यूज हमें फ्रेम पिक आउट करना है। इससे आप स्टैटिक उठाइएगा कि कौन सा स्टैटिक पोर्शन है, किसने बाइंडिंग कर दिया, और कब ये पर्टिकुलर कन्वेंशन आया कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से ऊपर बढ़ने नहीं दे सकते। और जो हमारे रेस्ट स्टूडेंट हैं वो देखते रहेंगे। अगला न्यूज बेटा, मुंद्रा पोर्ट इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब। जो मुंद्रा बंदरगाह है गुजरात का, वो इंडिया का सबसे बड़ा क्या बन चुका है इस समय, ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट पोर्ट बन चुका है, विच इज बेसिकली ऑपरेशनलाइज्ड बाय द अडानी ग्रुप्स। ये अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो है उसके अंदर ये इस पोर्ट को ऑपरेशन मेंटेन किया जाता है, कुल मिला के कहूं आपसे तो। अब ये तो चलो वन वर्डेड हो गया बेटा आपके लिए कि हाँ भाई मुंद्रा पोर्ट जो है इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन चुका है। अब इंडिया में अगर आप बेसिकली पढ़ना शुरू करोगे तो इंडिया के अंदर 13 मेजर पोर्ट है, और हर साल आप कोई सा भी एग्जाम देखते हो तो उसमें किसी ना किसी सेट के अंदर आपको इन पोर्ट्स के नाम पक्का मिलेंगे। जैसे कि अब हमारे पास 2 सेग्रीगेशन है, एक हमारा ईस्टर्न है, ये हमारा वेस्टर्न पोर्ट है। वेस्टर्न पोर्ट की बात करूं, कांडला पोर्ट मुंबई, जवाहरलाल नेहरू वर्धमान पोर्ट मोरमुगांव गोवा का, मैंगलुरु कर्नाटका का, कोची आपका केरला का। वहीं अगर मैं तमिलनाडु पे आ जाऊं तो वी चिदम्बरम, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, कामराज पोर्ट, विशाखापट्टनम, पैरादीप एंड कलकत्ता, बेसिकली यहाँ हुगली पोर्ट। ये सारे जो पोर्ट हैं ये इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं, इनको याद रखना, भूलना मत, ठीक है जी। इधर वाले जितने हैं वेस्टर्न सेगमेंट पे, दे आर कंसिडर्ड एज नेचुरल पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नेचुरल है कौन सा आर्टिफिशियल है। नेचुरल मतलब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वजह से अपने आप बना है, आर्टिफिशियल जिसको हमने खुद बनाया है फॉर दी ऑपरेशनलाइजेशन। अगली न्यूज देखो, इंडिया एड्स 99th द रामसर साइट, ठीक है, जो कि कहां है, जिसका नाम क्या है पहले, शेखा झील इन उत्तर प्रदेश। अब देखो शेखा झील बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ का जो है वो बना है भारत का 99 रामसर साइट। जो लेटेस्ट रामसर साइट डेटा है वो तो आप पढ़ना ही पढ़ना है आपको, लेकिन जो इसकी थोड़ा बैकग्राउंड है वो देख लिया जाए। बैकग्राउंड क्या है कि 1971 में रामसर एक जगह है ईरान के अंदर, वहां एक कन्वेंशन हुआ, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे सपोर्ट करने आती हैं। 2 फरवरी को ये डिसाइड किया गया कि दुनिया के अंदर जो भी ऐसी वेटलैंड है, आर्द्र भूमियां हैं, दलदल का क्षेत्र है, लेक्स हैं, जो आने वाले टाइम में खत्म हो सकती हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वेटलैंड इज वेरी गुड फॉर द बायोडाइवर्सिटी।
इसलिए लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम दुनिया भर के अंदर ऐसी चीजों को ढूंढेंगे, ऐसे वेटलैंड्स को ढूंढेंगे जिनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। हेंस 2 फरवरी है सेलिब्रेटेड एज वेटलैंड डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। शुरू शुरू में इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया था, बट बाय द 1982 इंडिया ने विलिंगली इस पे साइन करके अपनी 2 रामसर साइट सबसे पहली बनाई, चिल्का एंड केवलादेव। चिल्का ओडिशा का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लगून लेक है, एंड केवलादेव ऑफ राजस्थान। अब अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी रिसेंटली 12वां जो ऐड हुआ वो कौन सा है आपका, शेखा झील इन उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। उसके बाद सबसे बड़ा जो रामसर साइट है ये सुंदरबन की राम साइट है, और सबसे छोटा जो रामसर साइट है भारत का दैट इज रेणुका वेटलैंड ऑफ द हिमाचल प्रदेश। बैठा लेना, स्टैटिक साथ चल रहा है आपके। आगे देखें, वन हेल्थ समिट 2026। अब फ्रांस के जो आपके इमैनुअल मैक्रोन जी हैं उन्होंने बेसिकली वन हेल्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया है। अब वन हेल्थ क्या है पहले समझ लो। देखो, वन हेल्थ का यहां मतलब है कि मानव, जानवर, पेड़ पौधे, इकोसिस्टम, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बिना किसी एक के दूसरा थ्राइव नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ हमें इन पे कलेक्टिवली फोकस करना पड़ेगा। इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए पेरिस के अंदर 5 से 7 अप्रैल 2026 में लियोन फ्रांस के अंदर जो मैक्रोन थे उन्होंने क्या किया था, G7 की प्रेसिडेंसी के दौरान इन्होंने किसकी बात करी भाई, वन हेल्थ समिट ऑफ 2026 की बात करी। मोटे मोटे तौर पे हमें ये बात याद हो गई। अब अगली चीज क्या है, इसमें कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो एज एन पार्टनरशिप में आए थे। फॉर एग्जाम्पल WHO, FAO, उसके बाद UNEP और उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ। ये सारी वो संस्थाएं जिन्होंने इसमें क्या दिया था, पार्टनरशिप में आए थे। अब G7 कंट्रीज में कौन कौन है देख लेना। G7 में US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, EU। इसमें रशिया भी था, उसको आत्मा के बाहर निकाल दिया इन लोगों ने, जिसकी शुरुआत 1975 से हुई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको पता होना चाहिए फॉर डिफेंस पर्सपेक्टिव से, हालांकि कोई स्टैटिक डेटा नहीं है बट डिफेंस पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। न्यूज क्या है, रेलोस पैक्ट कम्स इनटू द फोर्स। इंडिया एंड रशिया ने हाल में ही एक रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है। अब जिन बच्चों को यही नहीं पता कि भाई रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या है, उनको समझा देते हैं। इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं रेलोस। अब रेलोस जो एग्रीमेंट है बेसिकली क्या है, इंडिया एंड रशिया ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया है कि जो हम एक दूसरे के देश के अंदर मिलिट्री बेसिस, पोर्ट्स और एयर फील्ड को सही समय आने पे यूज कर सकते हैं। ये होता है एक नॉर्मल कंडीशन। इसके अंदर हमने एक कदम और आगे इनहेंस करके बातों को आगे बढ़ाया है। हमने ये बोला है कि भाई हम एक दूसरे जो देश के होंगे लोग, करीबन करीबन 3000 पर्सनल ऑफ रशिया और इंडिया, मतलब इंडिया के 3000 सिपाही रशिया में, रशिया के 3000 सिपाही इंडिया में हमेशा के लिए बैठे होंगे या हमेशा बैठे रहेंगे। रशिया और इंडिया दोनों ही एक दूसरे देशों के आर्मी बेस, नेवल पोर्ट और एयर बेसिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों ही देश अगर चाहें तो 5 वॉरशिप और 10 फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे देश के पास लाके होल्ड करा सकते हैं, रोक के रख सकते हैं कि भाई हमारी 5 वॉरशिप और 10 फाइटर जेट्स वहां पर रहेंगे आपके देश में, और जो कि आपको कम से कम अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब रशिया और इंडिया ने एक ऐसे एग्रीमेंट पे साइन कर लिया जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं डिफेंस पैक्ट तो नहीं कह सकता, बट फिर भी ये एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग स्टेप है टुवर्ड्स इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप। हम भाषा में रेलोस आपको याद रखना है, बात खत्म। आगे देखो, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, कल ही ये आई थी, वैसे कल या एक दिन पहले आई थी। यूएई ने बेसिकली ये अनाउंस कर दिया है कि वो एग्जिट कर रहा है ओपेक एंड ओपेक प्लस से। अब सवाल ये है कि पहले ये चीज ओपेक क्या है, पहले ये समझ लीजिए भाई लोग। ओपेक का मतलब क्या है कि कुछ पर्टिकुलर देश हैं, ठीक है, जो ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। उन ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज ने क्या कर रखा था, अपना एक अलायंस बनाया था आफ्टर द बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। अब इसमें कौन कौन है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुएला इसके बेसिकली फाउंडिंग मेंबर हैं। करंट मेंबरशिप में बहुत सारे कंट्रीज इसके हिस्सा हैं, बट कुछ कंट्रीज इससे बाहर निकल चुके हैं। जैसे कि देखो 2019 में कतर ने बोला कि हम ओपेक से बाहर हैं, इक्वाडोर ने 2020 में बोला, 2024 में अंगोला इससे बाहर हो गया, और उसके बाद 2026 में यूएई ने घोषणा कर दी कि अब वो ओपेक का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब ओपेक प्लस क्या है, देखो
ओपेक प्लस इज अ वाइडर अलायंस फॉर्म इन 2016। इसी ओपेक को बहुत वाइड करने के लिए हमने ओपेक प्लस नामक संस्था का निर्माण किया था, टू काउंटर द राइज ऑफ यूएस शेल ऑयल। जो यूएस का शेल तेल है उसको काउंटर करने के लिए ओपेक प्लस का निर्माण किया गया था, जिसके अंदर 11 ओपेक कंट्रीज और उसके साथ साथ 10 नॉन ओपेक अलाइज लेड बाय रशिया। रशिया के द्वारा जो 10 नॉन ओपेक मेंबर हैं वो इसका हिस्सा रहेंगे। तो अभी रिसेंटली सऊदी ने बोल दिया कि सॉरी यूएई ने बोल दिया कि भाई हम ओपेक का हिस्सा अब नहीं रहने वाले। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी भाई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो आपके देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने अपनी एक स्कीम लॉन्च करी है। स्कीम का क्या नाम है? माझा गांव आरोग्य संपन्न, आम बोले माई विलेज हेल्दी विलेज, जिसमें टोटल जो बजट एलोकेशन है वो 62 करोड़ का है। बात खत्म, ज्यादा पढ़ना नहीं इसके अंदर। फिर जस्टिस लीजा गिल sworn इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला जो चीफ जज है उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम है लीजा गिल। याद रखेंगे इस चीज को। आगे देखें, लद्दाख टू गेट इंडियाज फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन। आप देखा होगा कि पत्थरों पे थोड़ी बहुत डिजाइनिंग होती है, ठीक है जी, तो उसी को पेट्रोग्लिफ कहते हैं। सबसे पहले भारत का पेट्रोग्लिफ जो कंजर्वेशन है वो लद्दाख में बनने वाला है। सम्राट चौधरी इज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये तो आपको पता होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो चुकी हैं बातें सारी। मेघालय की सरकार ने जो खासी एंड गारो है उसको अपने राज्य की ऑफिशियल भाषा मानने को तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे याद रखना क्या कीवर्ड बन सकता है वन लाइनर में? लीजा गिल जो है वो कहाँ की बनी है? अभी रिसेंटली सुप्रीम हाई कोर्ट जज वो बनी है आपकी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जज की। इंडिया का पहला जो पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनने वाला है? लद्दाख के अंदर बनने वाला है। सम्राट चौधरी हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। उसके साथ मेघालय ने प्रपोजल किया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि जो खासी एंड गारो होगी दैट विल बी स्टेट लैंग्वेज। एंड माझेगांव, ठीक है, उसके बाद आरोग्य संपन्न किसका है? महाराष्ट्र का है। अब आते हैं डिफेंस की न्यूज पे। डिफेंस की न्यूज क्या कह रही है भाई? देखो, एक्सरसाइज प्रगति, हाल में ही भारत ने क्या किया है? अपना पहला एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्मी एक्सरसाइज करने वाली है, जिसको वो प्रगति कह रही है, जिसको वो हेल्ड करेगी उमरोई मेघालय के अंदर। कीवर्ड बन गया, प्रगति का पहला एडिशन कहां हो रहा है? उमरोई मेघालय के अंदर हो रहा है। इसमें 11 देशों को पार्टिसिपेट कर 11 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इन्विटेशन हमने 15 देशों को दिया है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड सेशल्स, इन सब कंट्रीज को हमने बेसिकली इनवाइट किया है कि आप आके इसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन करें, जिसका मेन पर्पस क्या है कि जो रीजनल है आर्मीज हमारी, इनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से बढ़ाई जा सके। आगे, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान ने अपनी जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दस्तलिक, उसके 7th एडिशन को कंक्लूड किया है उज्बेकिस्तान के अंदर। इंडिया और इजिप्ट जिस एक्सरसाइज को करते हैं भाई उनका नाम है साइक्लोन। साइक्लोन का 4था एडिशन जो था अनहास, इजिप्ट के अंदर इसको कंक्लूड किया गया। जो आईएनएस अरिधमन है, अरिधमन, ये भाई अब भारत के पास अब उसकी तीसरी क्या है भाई? न्यूक्लियर सबमरीन है। भारत के पास 2 ही न्यूक्लियर सबमरीन थी, जिसमें एक का नाम था आईएनएस अरिहंत और एक का नाम था आईएनएस अरिघात। अरिघात 2024 में आई थी, अरिहंत तो बहुत पुरानी है अपनी। अब 2026 के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीसरी न्यूक्लियर, मतलब कह सकते हैं ना, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN जो है वो तीसरी कौन सी? हमारी अरिधमन। ठीक है जी, यह बात याद रखना, डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है ये बात, वहां एग्जाम पक्का पूछा जाएगा। आगे देखें, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड। अब देखो, जो डॉक्टर श्रीनिवास राव हैं उनको 9वां स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है हैदराबाद के अंदर, क्योंकि श्रीनिवासन जी ने क्या काम किया है? कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को लेके, जलवायु सहिष्णु कृषि को इन्होंने बहुत ज्यादा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो इसलिए इनको MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया। MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया किस फील्ड में दिया जाता है? जब कोई इंसान बहुत ज्यादा ग्रेट वर्क करता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, तब उसको यह अवार्ड दिया जाता है। इट इज ऑन द नेम ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, के पिता माना जाता है इनको। आगे देखो, कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है उसके अंदर इंडिया को 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। ठीक है, जो कहां ऑर्गेनाइज हो रही है? जो कि अपया समोआ के अंदर किया जा रहा है। तो जो कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है उसमें भारत को 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। ये 4 गोल्ड मेडल जो है वो 4 आपके जो होनहार खिलाड़ी है वो लेके आए हैं। पहले है सुनील सिंह मेंस में 65 वेट पे, उसके बाद है आपकी
असिनगफा गोगोई जो कि विमेंस की 58 में है। उसके बाद है आपके अभिनव गगोई जो कि 71 वेट में, और उसके बाद चारुपेसी जो है यूनिवर्सल कप मैन, इन्होंने 65। तो इसका मतलब भारत को कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 क्या मिले हैं, स्वर्ण पदक मिले हैं। वो 4 स्वर्ण पदक कौन कौन लेके आए ये आपके सामने है। आगे देखें, आईएसएस जूनियर वर्ल्ड कप 2026, ठीक है जी, जो आपका शूटिंग चैंपियनशिप है, उसके अंदर आप देखोगे तो भारत को जिसको आईएसएस जूनियर वर्ल्ड कप जो था, जो कहाँ हो रहा था, कायरो इजिप्ट के अंदर हो रहा था, जिसके अंदर भारत विद 16 मेडल भारत को मिले हैं। अब इन 16 मेडल में 5 गोल्ड मेडल हैं, 6 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। अब क्या 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 न्यूज है भाई? न्यूज ये है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 का, जो कि कायरो इजिप्ट के अंदर ऑर्गेनाइज हो रखा है, वहां भारत को 16 अवार्ड मिले हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर है, बाकी 5 ब्रॉन्ज है। सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसने दी है? हेमंत बर्मन जो थे, उन्होंने 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशन गेन किया, जिसमें सिल्वर मेडल उनको दिया गया है इस चीज के लिए। बाकी आगे देखते हैं। हाँ भाई, एक इंटरेस्टिंग जो पैरा एथलेटिक्स है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, उसको ऑर्गेनाइज करने वाला है आपका देश, जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी उसका नाम है ताशकंद। इतना याद रखना, बात खत्म। अगली न्यूज देखो, जो सवन बरवाल है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इंडिया का लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग मैराथन नेशनल रिकॉर्ड, जो मैराथन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था अब तक का, उसको तोड़ने वाले जो इंसान है वो कौन है? आपके सवन बरवाल। इन्होंने क्या किया है भाई? देखो, जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो था 2 घंटे 12 मिनट का, जो कि 1978 में बना था। इसको तोड़ने वाले इंसान कौन बन गए हैं? सवन बर्नवाल। 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकेंड जो है उसके आसपास से पहुंचने वाले हैं, ये पहुंच गए हैं। अब आगे देखो पॉइंट को, ये जो इन्होंने अवार्ड जो बनाया है बेसिकली, एक इसके इन्होंने उसको तोड़ा है। रिकॉर्ड वॉज ब्रोकन बाय सवन बर्नवाल। इसको सेट किसने किया था? शिवनाथ सिंह ने। कब? 1978 में। अच्छा, ये बेसिकली मैराथन का अवार्ड है, इसको आपने याद रखना रहेगा। किस तरीके से याद रखना रहेगा? दैट हु हैज रिसेंटली ब्रोक, मतलब बड़े क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट ऐसे सिंपल कौन सकता है कि इंडिया का जो नेशनल मैराथन अवार्ड है, वो रिकॉर्ड है, वो कितने मिनट का है, तो आपके सामने डेटा है, उसको आप कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब यहां से बेटा वन लाइनर शुरू है, इस पे मुझे ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, बट आई वांट कि आप लोग इसको बस पढ़ लेना। जैसे 2-3 मैं रैंडम चीजें पढ़ देता हूं, बाकी सारे आपके लिए रहेंगी, खुद देख लीजिएगा इसको। कह रहा है द स्मार्ट मटेरियल डेवलप रिसेंटली बाय द सेंटर फॉर द नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु। कह रहा है कि हाल में ही, ठीक है, बेंगलुरु कंबाइंस विद विच 2 की फंक्शन। अब इन मरीन फॉसिल डिस्कवर्ड रिसेंटली इन पेन्नार तमिलनाडु बिलोंग टू विच ऑफ द जियोलॉजिकल पीरियड? इसका नाम है होलोसीन। ये वन लाइनर है, प्लीज इनको ऐसे याद करना है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट reaffirmated that the private unaided school must reserve what percentage of seat under the right to education, that is 25%। फिर ऐसे होगा, recently during the SCO defense minister meeting in Bishkesh, India gifted भीष्म आरोग्य मंत्री हेल्थ क्यूब्स टू विच कंट्री? कजाकिस्तान। उसके बाद रिसेंटली दिनेश त्रिवेदी हैज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? दैट इज कॉल्ड एज बांग्लादेश। फिर उसके बाद रिसेंटली लद्दाख अप्रूव्ड द क्रिएशन फॉर हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ 2 to 7। तो इन्होंने क्या किया है भाई? 5 नए डिस्ट्रिक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे जितने भी आपके वन लाइनर है, जिसमें मुझे ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, आई हैव बेसिकली कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन हियर इन वन लाइनर। आपने क्या करना है? इन वन लाइनर को एक बार पढ़ लेना है। ज्यादा टाइम इस पे खर्च इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज ये पहली है ना, पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द करंट अफेयर डिटेल। तो हम कोशिश करें कि जो बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको तो हम कवर करते चलेंगे। रेस्ट अब जो वीकली करंट अफेयर आने वाली है आपको, जो कि वीक मतलब मई के पहले संडे को मिलेगी आपको, उसमें हम 1 से लेकर 7 वीक तक की, जो भी 1 से लेकर 7 मई तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी वो लेके आएंगे, जो कि कलेक्टिवली ऐसे होगी। मतलब आधे घंटे की कम से कम वो वीडियो हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है। ये छोटी वीडियो इसलिए क्योंकि अप्रैल को हमने यहाँ पे कंपाइल किया है, मई से हम इस इनिशिएटिव को लेके आ रहे हैं, इसलिए आई विल बी वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द मे न्यूज। बट फिर भी आप ये अप्रैल की न्यूज को इग्नोर नहीं करना, सो दैट यू कैन गेट ए सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम मे, और आप कर लेना। बेसिकली सारी बातें बता दी मैंने। मिलते हैं अगली करंट अफेयर की वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।